सोनी टीवी के शो पुरुष लोग अहिल्याबाई के एपिसोड में अहिल्या बेचैनी में काम कर रही होती है। तभी उसकी सहेली शारजा आती है तो उसे अहिल्या कहती है, मैंने उन सबसे वादा किया है लेकिन अभी मुझे बाड़े की सफाई भी करनी है। तो शारजा कहती है कि बाड़े की सफाई तो मैं कर लूंगी, तुम जाओ उधर देख लो। तभी द्वारकाबाई आती हैं और कहती हैं कि वाह, तभी मैं कहूँ कि आज अहिल्या इतनी बेचैनी से काम क्यों कर रही है, उसे लोगों की नजरों में देवी और महान जो बनना है। तो अहिल्या कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ये खबर बाबा साहब तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो द्वारकाबाई कहती है, अगर बात सिर्फ इतनी है कि खबर पहुंचाना है, तुम धनाजी सरकार को बता दो, वो पहुंचा देंगे। तो अहिल्या मना कर देती है। तभी गौतमाबाई आती हैं और कहती हैं कि हाँ, द्वारकाबाई साहब तो बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर बात सिर्फ इतनी है तो धनाजी सरकार पहुंचा देते, लेकिन हमारी अहिल्या तो इतनी महान है कि वो दूसरों की मदद भी नहीं ले सकती, क्यों? तो अहिल्या कहती है कि नहीं सासूबाई, ऐसी बात नहीं है। तो गौतमाबाई कहती हैं कि अगर ऐसी बात नहीं है तो धनाजी सरकार पहुंचा देंगे ये खबर बड़े सूबेदार जी तक, आखिर वो होलकर परिवार के सरदार हैं, तुमसे ज्यादा ही बुद्धि रखते हैं, क्या पता ये समस्या वो खुद ही सुलझा दें, इस समस्या को बड़े सूबेदार जी तक ले जाने की जरूरत ही ना पड़े, चलो आज तुम्हारे मन की ही कर लेते हैं, क्यों अहिल्या? तो अहिल्या कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो गौतमाबाई चिल्लाकर बोलती हैं कि बस अहिल्या, बहस नहीं, हमें तुमसे इस लहजे में बात करना अच्छा नहीं लगता, आज तक हम तुमसे इशारे में बताते आए हैं, लेकिन आज हमें कहना ही पड़ेगा। तो सुन लो, मुझे तुम्हारा दरबार जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम घर में रहकर सुनबाई के वो सारे फर्ज निभाओगी जो एक सुनबाई को निभानी चाहिए। ये सुनकर द्वारकाबाई बहुत खुश होती हैं और कहकर गौतमाबाई चली जाती हैं। अहिल्याबाई सोच में पड़ जाती है कि आनंदी और राइबा दादा की मदद कैसे करे। इधर आनंदी और राइबा अहिल्या की राह देख रहे होते हैं। आनंदी कहती है कि हमारी जिंदगी ने हमारे साथ ऐसे ऐसे कांड किए हैं कि अब तो मुझे कुछ अच्छा होगा ऐसा सोचना भी अजीब लगता है। तो राइबा कहता है कि छोटी रानी शाम तक का समय देकर गई है, अभी शाम होने में समय है और मुझे लगता है कि जरूर आज हमारे साथ कुछ अच्छा ही होगा। तो आनंदी कहती है कि काश ऐसा ही हो। तभी गाँव वाले राइबा को बुलाते हैं, ए राइबा। तो राइबा और आनंदी बाहर निकल कर आते हैं। गाँव वाले कहते हैं, हमारी बात हो गई थी ना कि हम छोटी रानी से कोई मदद नहीं लेंगे, कोई वास्ता नहीं रखेंगे, वो तुम्हारे घर पे क्या कर रही थी? तो राइबा कहता है कि हमने उन्हें नहीं बुलाया था, वो खुद यहाँ आई थी, शायद उन्हें हमारे घर की, हमारे बच्चों की हालत देखकर दया आ गई हो, वो बहुत दयालु हैं, इसीलिए वो मदद करने चले आई। तो गाँव वाले कहते हैं कि दयालु नहीं, बस वो हम प्रजा की नजरों में ऊंचा उठना चाहती हैं, इसीलिए वो ये सब कर रही हैं। तुम तो जानते उन्होंने हमारे परंपरा और विश्वास को तोड़ा है, ऐसे में छोटी रानी साहिब की मदद लेना पाप है, पाप, तू अधर्म क्यों कर रहा है? तो आनंदी कहती है कि नहीं, छोटी रानी साहिब बहुत अच्छी हैं, उनके मन में सबके लिए दया है, वो किसी को भी दर्द में नहीं दे सकती, हम लोग गलत ही सोच रहे हैं। तो गांव वाले कहते हैं कि तुम लोग अपने धर्म कर्म को क्यों नष्ट कर रहे हो, ये तो महल वाले हैं, महल में रहते हैं, हमें तो गाँव में रहना है ना, और तुम्हें तो अपने परिवार के साथ इसी गाँव में रहना है ना। इधर महल में मल्हार राव और तुकोजी जा रहे होते हैं। मल्हार राव तुकोजी से कहते हैं कि दरबार की सभी समस्याओं पर तो चर्चा हो गई, अब किसानों के निर्मम हत्या पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्या हुआ इस बारे में, क्या लगता है तुम्हें, क्या किसी मालवा का ही आदमी का हाथ है? तो तुकोजी कहते हैं कि इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। फिर मल्हार राव कहते हैं कि अच्छा, उस आदमी का क्या हुआ जिसने खंडेराव के हमलेवर को मारा था? तो तुकोजी कहते हैं कि हमने गुप्तचर लगाए थे, गुप्तचरों से पता चला है कि उस आदमी को एक गाँव में देखा गया है, वो जल्दी पकड़ा जाएगा। तो मल्हार राव कहते हैं कि चलो अच्छा है, कम से कम कोई एक समस्या तो सुलझी। तो तुकोजी कहते हैं कि आपने बाढ़ पीड़ितों के निर्वसन के लिए जमा पूंजी देखने के लिए कहा था, मैंने पूरा सही हिसाब लगाया है, अगर हमें बाढ़ पीड़ितों के निर्वसन का ध्यान रखना होगा तो हमारे पास राशि की कमी होगी, इसके लिए हमें कहीं और से इंतजाम करना होगा। तो मल्हार राव कहते हैं कि हाँ, इस समस्या पर गहराई से चर्चा करना जरूरी है, एक काम करो, गंगोबा और अहिल्या को भी बुला लो। तो तुकोजी कहते हैं कि अभी अहिल्या का आना मुश्किल है। तो मल्हार राव कहते हैं कि उससे कहो जो भी काम कर रही है छोड़ के अभी आए। तो तुकोजी कहते हैं कि दरबार के किसी भी काम में वो कभी भी नहीं आ सकती है। मल्हार राव अहिल्याबाई के कक्ष की तरफ जा रहे होते हैं, तभी गौतमाबाई उनका रास्ता रोकती हैं और कहती हैं कि आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं? तो मल्हार राव कहते हैं कि ये तो आपको भी पता है इधर किसका कक्ष है, हम अहिल्या से मिलने जा रहे हैं, हमें शासन संबंधी कुछ राय लेनी थी। तो गौतमाबाई कहती हैं कि इस बारे में तो हमारी बात हो चुकी थी ना कि अहिल्या दरबार के किसी भी कामों में हाथ नहीं बटाएगी, और आपने राजी खुश हमारी बात मान भी ली थी। तो मल्हार राव कहते हैं कि हाँ, हमने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि दरबार के किसी भी काम में हम उसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन जरूरत आ पड़ी है रानी साहिबा, और बावजूद इसके आपकी बात का मान रखते हुए हम उसे दरबार में नहीं बुला रहे हैं। माना कि वो दरबार में नहीं आ सकती, लेकिन दरबार तो उसके पास जा सकता है ना। ये सुनकर गौतमाबाई कहती हैं कि आप भी अहिल्या की तरह बहुत ही ज्यादा जिद्दी हैं। इसके बाद
मल्हार राव उनके पास आते हैं और कहते हैं, आपके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो आप अपनी बहुमुखी प्रतिभा की बहू को कैद करके रखना चाह रही हैं, ये क्या एक जिद नहीं है? तो गौतमा बाई कहती हैं कि आपसे जितना मुमकिन नहीं है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा खंडेराव अपने सामर्थ्य और बुद्धि से प्रजा के दिलों पर राज करे, प्रजा उसे जाने, पूरा मालवा ही नहीं बल्कि पूरा मराठा साम्राज्य भी उसे आपके उत्तराधिकारी के रूप में पहचाने। तो मल्हार राव कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात का उस बात से क्या लेना देना है? तो गौतमा बाई कहती हैं कि आप भी जानते हैं कि अहिल्या को अब लोग पहचानने लगे हैं, प्रजा उसे जानने लगी है। जहाँ कुछ लोग उससे नाराज है, वहीं बहुत सारे लोग उससे खुश भी हैं। अगर आप उसे ऐसे ही प्रशासन के काम देते रहे और ऐसे ही उसकी यश और प्रसिद्धि बढ़ती गई तो एक दिन ऐसा होगा कि। तो मल्हार राव कहते हैं कि क्या एक दिन? तो गौतमा बाई कहती हैं, कहीं एक दिन उसकी प्रसिद्धि, उसका यश खंडेराव से आगे ना निकल जाए। तो मल्हार राव कहते हैं कि मतलब सुगंध को आप डिब्बे में बंद करके रखना चाहती हैं। एक बात सुन लीजिए, ये भ्रम छोड़ दीजिए कि मुर्गा बाग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा। हमारे दरबार में शिक्षित लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें वो बुद्धिमत्ता नहीं है जो अहिल्या में स्वाभाविक रूप से है। प्रजा के कार्यों में हमें अहिल्या की जरूरत पड़ती है और प्रजा के लिए हम अहिल्या की मदद लेने से चूकेंगे नहीं। ये कह गौतमा बाई से ये कहकर मल्हार राव अहिल्या बाई के कमरे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी एक दासी आती है और उनको कहती है, बड़े सरकार छोटी रानी साहिब अपने कमरे में नहीं है। ये सुनकर मल्हार राव कहते हैं, क्या? इधर रकमा तुकोजी को कहती है कि आप अहिल्या के पास बाहर नहीं जाएंगे। तुकोजी कहते हैं कि क्यों? तो रकमा कहती है कि आप अहिल्या और खंडेराव की इतनी मदद करते हैं, लेकिन आपको क्या मिलता है? इतनी ईमानदारी करने के बावजूद आपको कुछ नहीं मिलता है। तो तुकोजी कहते हैं कि उनके साथ ईमानदारी करना, उनका साथ देना, उनकी मदद करना मेरा फर्ज है। तो रकमा कहती है, बड़ी रानी साहिब की बात मानना भी आपका फर्ज है, लेकिन आपको पता है कि बड़ी रानी साहिब को अहिल्या का दरबार में जाना पसंद नहीं, फिर भी आप अहिल्या के साथ ज्यादा ईमानदारी निभाते हैं, जबकि रानी साहिब की इच्छा का आपको ख्याल नहीं है। तो तुकोजी कहते हैं कि हाँ, मैं अहिल्या के साथ ज्यादा ईमानदारी निभाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मालवा का ख्याल और प्रजा की भलाई ये अहिल्या ही कर सकती है, खंडेराव भी नहीं। कहकर तुकोजी चले जाते हैं। इधर अहिल्या बेचैनी से टहल रही होती है। तभी तुकोजी लेखा जोखा लेकर आते हैं, उसके सामने खोलते हैं। उसे खोलकर अहिल्या देखती है तो कहती है कि मतलब रायबा दादा को वेतन 6 महीने पहले दी गई थी। तो तुकोजी कहते हैं, एक मुहिम के दौरान उसे घायल हो जाने के बाद उसे सेना से हटा दिया गया था, तभी उसे वेतन दिया गया है। सैनिक पद में कौन आएगा कौन जाएगा, उन्हें वेतन कब दिया जाएगा, ये सब कुछ गुरुजी ही देखते हैं। यहाँ देखो, मालवा का मुहर भी लगा हुआ है। फिर अहिल्या लेखा जोखा देखने के बाद कहती है कि मतलब रायबा दादा ही नहीं बल्कि और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कई महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा है। ये देखकर अहिल्या बहुत ज्यादा हैरान होती है। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर सही अपडेट आप तक पहुंच सके।